जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बैठकर बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक मैं आपको गणित में बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुल मिलाकर 17 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड था। और आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18, तो जो 2018 में 8 दिसंबर को हुआ था पेपर। इसके हम लोगों ने कुल 10 क्वेश्चंस कर रखे हैं। 10 क्वेश्चंस और कुल मिलाकर 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके चैनल, हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। बच्चे, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार एसएससी की तैयारी अब घर बैठे बिल्कुल है, और अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी लेवल के अप्रोच के साथ की तैयारी की बात कर रहा हूँ दोस्त। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने आप लोगों को कराया है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। अच्छे अच्छे अप्रोच, कैसे एग्जाम में सवालों को सेकेंड्स में करने हैं, वो सारे अप्रोच सिखाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और आज के सवाल का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त? देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कहता है सवाल में, वही 8 दिसंबर के पेपर का सवाल है। सवाल लिखा था, एक तांबा और चांदी के मिश्र धातु का वजन 40 ग्राम है, ठीक है, जिसमें तांबा का अनुपात 60% है। उस मिश्र धातु में कितना तांबा और मिलाया जाए कि तांबा का प्रतिशत बढ़कर 80% हो जाए। कहता है कि 40 ग्राम, कहता है 40 ग्राम, 40 ग्राम के 40 ग्राम के 40 ग्राम में कॉपर भी है और चांदी भी है, ठीक है। कॉपर कितना है दोस्त? लिखा है कॉपर, लिखा है 60%। कॉपर कितना लिखा है? 60%, ठीक है। अगर कॉपर 60% है तो कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होगी। इसका मतलब यह है कि इसमें चांदी 40% रहा होगा, 40% रहा होगा। और आप जानते हैं कि दोनों तरफ परसेंट है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस 60 और 40 को क्या हम रेशियो में लिख सकते हैं? 3:2? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 3:2। 40 और 60 को अगर हम रेशियो में लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? 3:2। मिश्र धातु में कितना तांबा और मिलाया जाए? मिलाने की बात किसी की जा रही है? तांबा की। हमने तांबा मिलाना है। तांबा और मिलाई जाए कि तांबा का प्रतिशत बढ़कर कितना हो जाए? 80% हो जाए। तांबा को कह रहा है कि 80% होना चाहिए। तांबा अगर 80% होगा तो दोनों मिलाकर 100% ही हो सकता है। इसका मतलब चांदी कितना होगा? 20। क्या हम इस 80 और 20 को रेशियो में 4:1 लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 से एक बार में 20 चौका 80, ठीक है दोस्त। लेकिन देखिए, हम मिला क्या रहे हैं? आप बोलिए सर मिला तो रहे हैं तांबा। उस मिश्र धातु में कितना तांबा और मिलाया जाए, यानी हमको तांबा यानी कि कॉपर मिलाना है। इसका मतलब चांदी पहले जितना था, चांदी अभी भी उतना ही होना चाहिए, ये तो है। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। चांदी पहले 2 यूनिट में है, अब कितने यूनिट में है? 1 यूनिट में। तो हम इसको 2 बना लेंगे। 2 बनाने के लिए हमसे क्या कर देंगे? 2 का गुना कर देंगे। 2 का गुना कर देंगे। जैसे ही 2 का गुना करेंगे तो 4 अब क्या बन जाएगा दोस्त? 8। और 1 क्या बन जाएगा? 2। समझ पा रहे? 1 क्या बन जाएगा? 2। ठीक है सर। अगर आप ये बात समझ गए तो आप ये देख पा रहे होंगे कि चांदी पहले भी 2 यूनिट था, अभी भी 2 यूनिट ही है। कॉपर और कॉपर और सिल्वर को दोनों को मिलाकर कितना यूनिट है? आप बोलेंगे सर 5 यूनिट है। और इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना देखा? 40। दोनों मिलाकर 40 ग्राम है। सर 5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 8 ग्राम होगी। 8 ग्राम, ठीक है सर। पहले कॉपर कितना था? 3 यूनिट। अब कॉपर कितना है? 8 यूनिट। तो 3 यूनिट में कितना मिलाया गया है कि ये 8 यूनिट बन गया। आप बोलेंगे सर 5 यूनिट मिलाया गया होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 8 ग्राम है तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 ग्राम है। इसका मतलब यह है कि हमने अभी भी कितना मिलाया है? 40 ग्राम कॉपर और मिलाना होगा, तब जा करके जो तांबा का प्रतिशत जो पहले 60% था अब 80% होगा। समझ गए दोस्त? तो ऐसे सवालों को बनाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। ए एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है, बी और सी उसी काम को 10 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं। वे 2 दिन साथ काम करते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं, ए बी और सी, वे सब लोग मिलकर एक साथ 2 दिन काम करते हैं। उसके बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ए बी और सी, ए बी और सी। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है।
बी कितने दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है उसी काम को, और उसी काम को अगर हम सी से करवाएंगे तो सी को लग जाएगा कितना दिन, 12 दिन। 6, 10 और 12, 6, 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे सर 60। 6, 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे सर 60। सर अगर 60 काम, ये हमने मान लिया कि 60 काम है, ये क्या है, 60 काम है। 60 काम अगर 6 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 10। एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 10। 60 काम अगर 10 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 6 काम। 60 काम करने में अगर इसको 12 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 काम। समझ पाए। अब कहता है कि ए बी और सी साथ मिलकर, ए बी और सी साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करता है। ठीक है सर, ए बी सी एक दिन में कितना काम करता है, ए बी और सी एक दिन में 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 काम करेगा। एक दिन में अगर 21 काम कर रहा है, एक दिन में 10 और 6 16, 16 और 5 21, अगर 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 काम एक दिन में हो रहा है तो 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा, 42 काम हो रहा होगा। ठीक है सर। क्या काम खत्म हो गया सर, नहीं सर, काम कितना हमने माना था, 60 काम माना था। 60 काम में से 42 काम खत्म हो गया, तो काम अभी भी कितने बचे हुए होंगे, आप बोलेंगे सर अगर 60 काम में से 42 काम हो चुका तो अभी भी 18 काम बचा होगा। कितना बचा होगा, 18 काम बचा होगा। कितना बचा होगा, 60 में से 42 काम हो गया तो 18 काम बचा होगा। अब ये जो रेस्ट वर्क है, शेष कार्य है, शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। बी कितने दिनों में करेगा, वो पूछ रहा है आपसे। बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। बी एक दिन में 6 काम। बी अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 18 काम करने के कितना दिन लग जाएगा, 3 दिन का समय लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त। तो ऐसे सवालों को अप्रोच करना, ये सारी फर्जी बातें लिखनी नहीं है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने आने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, पढ़िएगा। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। पहले वर्ष में यह 10% और दूसरे वर्ष में यह 20% बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए, इस सवाल को तो आप वैसे ही बना सकते हैं, और हम इस सवाल को रेशियो से बनाते हैं। 10% का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/10, यानी 10 में 1 की बढ़ोतरी हो गई है, यानी 10 और पहले यूनिट, पहले 10 की जनसंख्या थी, 10 यूनिट की जनसंख्या थी, अब 10 यूनिट की जनसंख्या में 1 यूनिट जनसंख्या बढ़ गई है, क्योंकि बढ़ गया लिखा, देखो 10% बढ़ जाती है, 20% भी बढ़ जाती है दूसरे वर्ष 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कैसे आ रहा है ये, 20% का मतलब होता है 1/100, है ना, 20 से कम 20, 20/100, 1/5। समझ गए दोस्त। ठीक है, 1/5 ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले जनसंख्या 5 यूनिट रही होगी, अब जनसंख्या 1 यूनिट बढ़ गई, तो हो कितनी गई सर, 6 यूनिट। यानी क्या करना है, अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में इसकी जनसंख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 5000 है। पहले वर्ष, अगले वर्ष, यानी पहले वर्ष 10% बढ़ गए, 10% मतलब 10 में से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11, 11/10, 11/10। इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, मतलब पहली जनसंख्या 5 थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6/5 हो गई, 6/5। तो पूछ रहा है 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से 100 बार में कैंसिल हो गया। सर 11 गुना 6 66, 11 गुना 6 66 में 2 0 चिपका देंगे तो कितना आंसर होगा बेटा, 6600, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त, समझ गए। ऐसे आप सवालों को सॉल्व भी नहीं करते, हालांकि सॉल्व में कुछ रखा ही नहीं था। 11 का मल्टीपल आंसर होता है, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल कौन है, 6600, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है सवाल कि रीता अपनी आय का 1/5 भोजन पर, 1/2 शिक्षा पर और 1/10 कपड़ों पर खर्च करती है। यदि उसके पास 800 रुपए बचते हैं, यदि उसके पास 800 रुपए बचते हैं तो भोजन तथा शिक्षा का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए यहाँ भी अनुपात ही है, फ्रैक्शन का मतलब अनुपात ही होता है, और यहाँ भी अनुपात ही पूछा है, अनुपात ही पूछा है। तो भैया हमको जब अनुपात निकालना है तो हमको तो पता है कि फूड पे वो कितना खर्च कर रही है, 1/5, देखो 1/5। और शिक्षा पर यहाँ देखो ना लिखा है भोजन तथा शिक्षा, भोजन तथा शिक्षा यानी एजुकेशन पे, एजुकेशन पे वो कितना खर्च कर रही है, 1/2। और इसी का हमसे रेशियो पूछा है ना दोस्त। जब आपको पता है कि ये इनवर्स है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो 2 1 जा 2
और 5 1 जा 5, 2:5 इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देख रहे हो, यानी अगर आप उस 800 का इस्तेमाल करते हैं तो भी आंसर 2:5 भी आएगा, लेकिन आपको कंफर्म वैल्यू निकाल करके फिर निकालना होगा। जरूरत ही नहीं है, हमको अनुपात पूछा है, ऑलरेडी दे रखा है भोजन पे और शिक्षा पर अनुपात, तो हम उसी को निकाल लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सुनना। 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं। सुनना, 324 सिक्के हैं हमारे पास, 324 सिक्के हैं। इसमें दो टाइप के सिक्के हैं, एक 20 पैसे के सिक्के हैं और एक 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है सर, 71 रुपए की राशि बनते हैं। इस 324 सिक्के को अगर हम रुपया में देखें तो कितना रुपए बन जाएगा, 71 रुपए की राशि बनते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आपको पता है ये 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी, इसमें अगर हम 4 गुना कर दे तो ये 1 रुपया बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा। यानी आप एक बात समझिएगा कि 25 पैसे के सिक्के को अगर हम 4 लेते हैं तो 1 रुपये का वैल्यू बनता है। और दूसरा कौन था, 20 पैसा, और 20 पैसे के हम 5 सिक्के लेते हैं, 5 सिक्के, 20 पैसे के हम 5 सिक्के लेते हैं तो भी ये कितना बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा। यानी अगर आपके पास 25 पैसे का सिक्का है तो 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के ले रहे होंगे, और अगर 20 पैसे के सिक्के आपके पास है तो 1 रुपया बनाने के लिए आपको 5 सिक्के लेने होंगे। ठीक है सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर कि अगर हम 25 पैसे को देखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया होता है, 1/4 रुपया होता है। जी सर, 1/4 रुपया होता है। और 20 पैसे का मतलब, 20 पैसे का मतलब 1/5 रुपया होता है, 1/5 रुपया होता है। बहुत अच्छा सर, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का होल कंसेप्ट हो गया। ठीक है, कि अगर 25 पैसे के सिक्के को रुपया बनाना है तो 4 से डिवाइड करना होगा, 1 को 4 से डिवाइड करना होगा, और अगर 20 पैसे को 1 रुपये बनाना है तो 5 से डिवाइड करना होगा। चलिए, अब सवाल में पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। जब अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, जो ऑप्शन होगा वो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ही होगा। अब हमें इसमें से कौन सा आंसर होगा ये मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर ए हिट करते हैं। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 124 होगा, 124 होगा, कितना होगा दोस्त, 124 होगा। मान लेते हैं कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 124 है, ये 124 सिक्के हैं किसके, 25 पैसे के। अगर हम इसको रुपया बनाना चाहते हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी बताया ना कि 25 पैसे के सिक्कों को रुपया बनाना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से डिवाइड कर दे, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 31 रुपया निकल कर आ गया सामने। ठीक है सर, सर 25 पैसे के सिक्के से अगर हम 124 सिक्के लेते हैं तो 4 से डिवाइड करने पर 31 रुपये का मूल्य बनाएगा। सर हमारे पास टोटल सिक्के थे कितने, 324। 324 में से 124 सिक्के कौन से हो गए, 25 पैसे। इसका मतलब 200 सिक्के अभी ऐसे हैं जो 20 पैसे वाले होने चाहिए, और 20 पैसे के सिक्के अगर 200 हैं, इसको रुपया बनाया जाए तो 20 पैसे को रुपया बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ता है। अभी बताया आपको, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रुपया वैल्यू बनेगा, 5 से 4 बार में 40 रुपया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 40 रुपया। क्या इस पूरे सिक्कों को, 324 सिक्के, 200 सिक्के 20 पैसे के, 124 सिक्के 25 पैसे के, इन दोनों को अगर हम जोड़ दिया जाए, मूल्य बनाया जाए, तो क्या ये मूल्य 71 रुपया बन रहा है। देखो तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बन रहा है। 40 रुपये 31 रुपये को जोड़ने पे कितना बन जाएगा, 71 रुपये। और क्वेश्चन में भी कितना रुपया बनाना था, 71 रुपया ही बनाना। ऐसा कब संभव हो पाया, जब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने कितनी ली, 124, और यही करेक्ट हो। समझ गए दोस्त। अगर ये सही नहीं होता तो फिर हम आगे बढ़ते, 120 चेक करते, 200 चेक करते और 180 चेक, नहीं तो आप x मान के बना सकते, कोई मतलब नहीं है उसका। समझ रहे हो दोस्त। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 16। 16 क्या कहता है सुनना। 16 कहता है यदि 100 बिल्लियां 10 चूहे 100 दिनों में मार सकती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिनों में मारेंगी। ये वही क्वेश्चन हुआ जब हम आपको पढ़ाए थे m1 d1 t1 e1 by w1, m1 d1 by w1 इक्वल टू m2 t2 m2 d2 अपॉन कितना, w2। बस वर्क, आपको वर्क पता होना चाहिए, या आपको वर्क पता होना चाहिए कि हमारा वर्क कौन सा है, हमारा वर्क कौन सा है। अगर आपको वर्क पता है, अगर आपको वर्क पता है तो आप इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। उस वर्क को नीचे रखिए, बाकी सबको ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म पे लिखिए, है ना। यही बताया था सर। सर यहाँ क्वेश्चन क्या है, 100 बिल्लियां 100 चूहे को मारती है, यानी बिल्ली का काम क्या है,
चूहे को मारना, तो चूहा हो जाएगा नीचे, क्योंकि ये काम हो गया। कितने दिनों में मार सकती है? 100 दिनों में मार सकती है। बहुत बढ़िया सर। अब कहता है दूसरे ही पल कि अगर 4 बिल्लियां होती, 100 बिल्लियों की जगह पे 4 बिल्लियां होती और चूहे भी 4 होते, 4 बिल्लियों का काम 4 चूहे को मारना है, यानी 4 वर्क है, तो नीचे आ जाए कितने दिनों में मारेगी हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेंगे ये x दिनों में मार रही है। कितने दिनों मार रही है? x दिनों में मार रही है। फिर बताओ क्या क्वेश्चन, क्या औकात इस क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100, यानी 100 दिन लग जाएंगे दोस्त। क्या लग जाएंगे? 100 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? यानी 100 बिल्लियां 100 चूहे 100 दिन में मार सकती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगे? तो आप कहेंगे सर 100 दिन में मारेंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 8। सुनिएगा सवाल। एक व्यक्ति की प्रति माह की आय, प्रति माह की आय कितनी और बचत कितनी है? 7:5 है, 7:5 है। यदि वह 72,000 रुपया प्रतिवर्ष खर्च करता है, देखिए यहाँ माह के बारे में दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है इनकम और बचत का, इनकम और सेविंग का, वो महीने का दे रखा है, और सवाल में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो प्रतिवर्ष दे रखा है। देखो प्रतिवर्ष, ये सब ध्यान देना होगा दोस्त, है ना। 72,000 रुपये प्रतिवर्ष वो खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। देखिए प्रतिवर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में वो खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है सर? 72,000 रुपये खर्च कर देता है। 72,000 रुपये खर्च कर देता है। इसका मतलब एक महीने में वो कितना खर्च करता होगा? आप बोलेंगे सर एक महीने में 72,000 बटे 12, 6,000 रुपये खर्च करता है। 72,000 रुपये बटे 12, 6,000 रुपये, 12 छक 72, 6,000 रुपये एक महीने में खर्च करता है। यहाँ जो रेशियो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, वो क्या है दोस्त? वो है इनकम और सेविंग का रेशियो दे रखा है। इनकम और सेविंग का रेशियो दे रखा है। इनकम कितना है? 7 है, और सेविंग कितना है? 5। 7 रुपये कमाकर अगर हम 5 रुपये बचा रहे हैं, 7 रुपये कमाकर 5 रुपये बचा रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपये खर्च कर रहे हैं। 7 यूनिट रुपया कमाकर 5 यूनिट रुपये बचा लिए, इसका मतलब हम 2 यूनिट रुपये क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। आप हमको बताइए, यहाँ पे क्या दे रखा है? एक महीने में वो 6,000 रुपये क्या करता है? खर्च करता है। ये एक्सपेंडिचर है प्यारे बच्चे, ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक महीने में वो 6,000 रुपये, और ये भी एक महीना का ही इनकम और सेविंग दे रखा है। 7 रुपये कमा करके अगर वो 5 रुपये बचाता है, इसका मतलब 2 रुपये खर्च करता है, 2 रुपये खर्च करता है। और एक की वैल्यू अगर इसमें एक महीने में वो 6,000 रुपये खर्चा करता है, और ये भी एक महीना में ही 2 यूनिट खर्चा करता है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6,000 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6,000 है। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि एक की वैल्यू कितनी होगी सर? आप बोलेंगे 3,000। एक की वैल्यू कितनी होगी सर? 3,000। एक की वैल्यू 3 है, तो आपसे इनकम पूछा था। 3,000 को 7 में गुना कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्त? 21,000 नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 21,000 रुपये। 21,000 रुपये वो कमा रहा है। समझ पाए? एक महीने में ये 6,000 रुपये खर्च करता है। यहाँ एक महीने में 7 यूनिट कमाते हैं, 5 यूनिट बचाते हैं, यानी 2 यूनिट यहाँ खर्च करते हैं। एक महीने में 2 यूनिट खर्च करते हैं, और 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ 6,000 दे रखी है। 2 की वैल्यू 6,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। एक की वैल्यू 3,000 है, तो ये कमा कितना रहा? 7 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 21,000 होगी, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कहीं एक्स वगैरह नहीं मानना है, ना बनाना है। देखिए ये सवाल क्या लिखा है दोस्त? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 1,000 रुपये कितने वर्षों में 1,331 रुपये हो जाएंगे? ये आपको हम डायरेक्ट बताए थे। क्या बताए थे? कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और समय 1 साल हो, तो CI भी 10% ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और समय 2 साल का हो, तो ये 21% हो जाता है। 21%। एक फॉर्मूला था, सक्सेसिव फॉर्मूला, क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और y कितना? 100। इस फॉर्मूले को हमने बताया था आप सक्सेसिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और सक्सेसिव फॉर्मूला पे ही क्या होता है? CI होता है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम पैसे को 3 साल रखते हैं, 3 साल, तो हमको कितना मिल जाएगा? 33.1% मिल जाएगा। ये हमने आपको बोला था कि आप याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, बार बार इसका इस्तेमाल होता है। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से
कोई पैसा 4 साल तक अगर हम रखते हैं तो 4 साल में मेरा 40.41% का CI बनेगा, 40.41% का CI बनेगा। अब देखो क्या है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1000 रुपया हमने जमा किया था और कितने वर्ष में 1331 बन गया, 331। देखो तो यहाँ दिख रहा 331 है ना। 1000 रुपए पे 10% के हिसाब से 3 साल में कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर 33.1% बनेगा, 33.1% बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, अगर हम इसको 33.1%, सर इस पॉइंट का मतलब ये जीरो का है, सर ये परसेंट का से ये 2 जीरो का है, तो कितना आ गया? 331 रुपया हमको 3 साल में क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। हम जमा कितना किए थे? 1000 रुपये जमा किए थे, 331 रुपया हमको ब्याज के तौर पर मिला, तो हमको पैसा कितना मिल गया? 1331 रुपये। देखो यहाँ पे है, ये कब संभव है? जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम 3 साल तक उस पैसे को रखे, है ना। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना होगा, इसका कोई मतलब नहीं था, ये पूरा का पूरा फर्जी बात था। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 10% में 1 साल पे CI 10%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल में 21%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 साल में 33.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, 10 टाइम 4 साल में 46.41%। आप समझ पा रहे दोस्त? ये ध्यान रखना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 19। सवाल क्या है पढ़िएगा। यदि x² माइनस 8x इक्वल टू -16, तो x का मान क्या होगा? एक तरीका तो ये होगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। x² माइनस 8x है, -16 इधर आएगा तो बन जाएगा +16, और इक्वल टू में क्या बन जाएगा सर? आप कहेंगे 0। इक्वल टू में क्या बन जाएगा सर? आप कहेंगे 0। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या तो हम कहते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप x की वैल्यू निकालने को कहा है, x की वैल्यू ऑप्शन से चेक कर लो बैठा करके कि कौन सी वैल्यू बैठा करके राइट हैंड साइड में -16 वैल्यू दे दे, है ना। तो सबसे आसान वैल्यू चेक करो। सबसे आसान कौन है? 2। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4, माइनस 8 गुना 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 गुना 2 हो जाएगा -16। 4 में से -16 जाएगा तो -12 आएगा, आना कितना चाहिए? -16। इसका मतलब 2 आंसर नहीं है सर। 2 आंसर नहीं है तो सबसे आसान कौन लगेगा? 4 लगेगा। 4 को पुट करिए, 4 को पुट करिए। 2 के पुट करने से आंसर नहीं आया, 4 पुट करते तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर का मतलब 16 हो जाएगा, और -8 गुना 4 करेंगे, 8 गुना 4 का मतलब -32। 16 में से -32 जाएगा, -16 आएगा, यहाँ भी -16 है। ऐसा किस ऑप्शन को पुट करने से आया? डी ऑप्शन को पुट करने से आया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। समझ गए मित्र? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल देखिएगा क्या है। 19 के बाद 20 होना चाहिए, हमने 21 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम 20 नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। देखिएगा सवाल क्या कहता है। 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 1 किलो बढ़ जाता है। 6 व्यक्ति हैं, औसत वजन का मतलब हर एक आदमी का 1 किलो वजन बढ़ जाता है। अगर एक आदमी का 1 किलो वजन बढ़ रहा है तो पूरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, तो 6 किलो वजन बढ़ना चाहिए। ऐसा कब होता है? जब एक 60 किलो वाले व्यक्ति को नए व्यक्ति के साथ बदला जाता है। मतलब 60 किलो वाले वजन का एक व्यक्ति उस ग्रुप से चला गया और एक नया व्यक्ति आया, तो नंबर ऑफ पर्सन तो पहले भी 6 था, अभी भी 6 है। एक गया तो एक आ गया ना दोस्त, तो 6 है। नंबर ऑफ पर्सन तो 6 ही है, और 6 में 1-1 किलो करके बढ़ गया, यानी टोटल कितना बढ़ गया? 6 kg बढ़ गया। और जो आदमी गया था वो कितना था? 60 kg का था। जो नया व्यक्ति आया उसके आने से 6 किलो वजन ग्रुप में बढ़ गया, तो 60 किलो और 6 कितना हो गया? 66 किलो। इसका मतलब वो जो आदमी आया वो 66 किलो का था। तो आदमी आया वो 66 किलो का था। किसी आदमी के आने से अगर वजन बढ़ रहा, औसत वजन बढ़ रहा है, तो हर एक में बढ़ेगा। जितना लेकर गया था, 60 किलो वजन वाला आदमी गया था, तो 60 तो उसका वजन मेंटेन होगा ही होगा। अगर उस आदमी के आने से वजन बढ़ रहा है, औसत वजन बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ रहा है सब में बढ़ेगा, उसको जोड़ देना होगा। और अगर किसी नए व्यक्ति के आने से वजन घट जाता, तो ये पता लगता है कि जो आदमी गया है उसका वजन ज्यादा था और जो आदमी आया है उसका वजन कम है। समझ गए दोस्त? ये एवरेज का सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है। तो 66 kg उस आदमी की वजन होगी। और इसी खूबसूरत सवाल के साथ हम आज की सेवा समाप्त करेंगे। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, सवालों को कैसे बनाना है ये सीख रहे होंगे। चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, पुराने होंगे तो जरूर शेयर करेंगे दोस्तों।
चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।